हेलो एवरीवन, मैं आज इस वीडियो में आपको मनी का कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। कुछ कंटेंट आज प्रोवाइड करूंगी एंड जो कंटेंट रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्दर अपलोड कर दूंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मनी से। मनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन्हीं में से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, क्या आता है इसमें? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स ओनली। क्योंकि बार्टर सिस्टम जब था तो उस टाइम पे मनी थी ही नहीं, मनी का कोई भी रोल नहीं था। अगर हमें मार्केट में गुड्स लेने जाना है तो हमें एक्सचेंज में गुड्स के बदले गुड्स ही देने पड़ते थे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये बार्टर सिस्टम और किस नेम से जाना जाता था? बार्टर सिस्टम इट ऑल्सो नोन एज कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। वर्ड से क्लियर हो रहा है, कॉमोडिटी को गुड्स भी बोलते हैं, उसी की फॉर्म है ये, तो गुड्स टू गुड्स। ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके 1 मार्क्स के कि बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शंस कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एंड बार्टर सिस्टम विच रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद द गुड्स। क्लियर हुआ? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब मनी थी ही नहीं तो बार्टर सिस्टम में आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी एक्सचेंज के टाइम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा गाइस, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती थी अंडर द बार्टर सिस्टम। इसमें 3 हेडिंग्स किसी भी नेम से आ सकता है, ड्रॉबैक्स, डिफिकल्टीज या लिमिटेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वो इन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के अंदर क्या होता है? मेरे को सपोज मेरे पास ये मार्कर है और मेरी एक फ्रेंड के पास राइस है। ठीक है, अब मेरे को मैंगो की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके पास क्या है? राइस। ठीक है, और मेरे उस फ्रेंड को रिक्वायरमेंट है मेरे मार्कर की। मैंने तो मार्कर दे दिया लेकिन मुझे उसके राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे मैंगो की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सचेंज हम नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे मार्केट में वो पर्सन सर्च करना होगा जिसके पास क्या होगी, मुझे क्या चाहिए? मैंगो। तो जिसके पास मैंगो हो और मेरा गुड क्या है? मार्कर, और जिसे मेरे गुड की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो मेरे को सपोज वो पर्सन मिल गया, मैंने उसको मार्कर दिया और उससे मैंने मैंगो ले लिए। तो ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही रेयर चांसेस होते थे कि जहां पे हमारी चॉइसेस मिल जाएं। तो यही पॉइंट कहता है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। यही मैंने आपको एग्जांपल में लिखा है, ए हैज व्हाट बी वांट। ए के पास वो होना चाहिए जो बी चाहता है, या फिर सिचुएशन बी हैज व्हाट ए वांट और बी के पास वो होना चाहिए जो ए चाहता है। तो दोनों के पास एक दूसरे की चॉइसेस के प्रोडक्ट होंगे तभी वो एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, मेजर ऑफ वैल्यू, या फिर इसको आप यूनिट ऑफ वैल्यू के नेम से भी आ सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी तो थी ही नहीं तो कैसे पता चले कि इस मार्कर का प्राइस क्या है? अब तो इस प्रेजेंट में हम इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मनी थी ही नहीं तो मैं मार्केट में इस मार्कर का क्या प्राइस पे करूं, क्योंकि मनी का तो रोल ही नहीं है। तो उस टाइम पे हमें यूनिट ऑफ वैल्यू पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। थर्ड पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट किया है पेरिशेबल गुड्स, क्योंकि गुड्स जो होते थे वो हमारे पेरिशेबल नेचर के होते थे। एंड पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनको आप स्टोर करके नहीं रख सकते 2-3 डेज से ज्यादा, तो गुड्स उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मैंने ब्रैकेट में लिखा है वी कांट डिवाइड द गुड्स। ठीक है, हम गुड्स को अपने को डिवाइड नहीं कर सकते थे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे पास सेम वही एग्जांपल यूज कर रही हूँ, मेरे पास मार्कर है, क्योंकि फिर आपके माइंड में क्लियर पिक्चर रहेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। मार्कर मेरे पास है, मेरे फ्रेंड के पास हॉर्स है। ठीक है, तो मैंने उसको मार्कर चाहिए था, पहले केस में भी मार्कर चाहिए था, इसलिए सेम लेके चल रही हूँ। मैंने उसको मार्कर दे दिया। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि आप मुझे मार्कर के बदले अपने हॉर्स को डिवाइड करके दे दो, क्योंकि मार्कर तो एक स्मॉल साइज का हो गया, हॉर्स का तो बहुत बड़ा साइज है।
तो मैं उसको ये नहीं कह सकती ना कि अपने हॉर्स की लैग कट करके दे दो या नैक कट करके दे दो, फिंगर कट करके दे दो, ऐसा तो नहीं बोल सकती। तो हम बार्टर सिस्टम के अंदर हमें डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी व्हाइल एक्सचेंजिंग द गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड को मैंने हाईलाइट करा है फ्यूचर। इट मीन्स जो आप प्रॉमिस कर देते थे कि हम आपको फ्यूचर में ये चीज पे कर देंगे। इसका एग्जांपल जैसे मैं बात करती हूँ, उसके पास हॉर्स था, मुझे हॉर्स नहीं दे पाया, तो मैंने उसको बोला कोई नहीं, आप मुझे मैंगो दे देना क्योंकि मुझे तो मैंगो की रिक्वायरमेंट है। अब मैंगो का जब सीजन आएगा, इन केस वो मैंगो उसके डिस्ट्रॉय हो गए तो वो मुझे नहीं दे पाएगा। मेरा मार्कर तो वो ले गया था, लेकिन मुझे तो वो मैंगो नहीं दे सकता क्योंकि सीजन की वजह से खराब हो गए। तो यही बोलती है कि फ्यूचर में पेमेंट कर पाएंगे हम या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी अंडर द बार्टर सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर कैसे एमसीक्यू बन सकता है कि बार्टर सिस्टम के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। आपको कोई 3 पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट आपको अलग से दे देगा, तो आपको अलग वाला बताना है कि इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द बार्टर सिस्टम। ठीक है, अगर आप इसकी हेडिंग में कंफ्यूज होते हो, आप भूल जाते हो क्या क्या पॉइंट्स थे, तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जो मैं अपने टाइम पे बहुत यूज करती थी, बिजनेस में भी और इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि इतनी सारी हेडिंग्स होती हैं और हम स्लिप कर जाते हैं माइंड से कि उसकी फॉर्म क्या थी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, थोड़ी फनी है लेकिन आप पॉइंट्स भूल जाओगे लेकिन लाइन नहीं भूलोगे। अगर आपको लाइन याद हो जाएगी तो उसके फर्स्ट अल्फाबेट से आप हेडिंग निकाल सकते हो। DMSLS मैंने फर्स्ट वर्ड सभी के यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए हैं। D4 आपको सबकी मीनिंग पता है, M4 ये सब कुछ। इसकी हेडिंग कैसे लर्न कर सकते हो, दिल्ली में सारी लड़कियां स्मार्ट। तो अब आपको ये लाइन जरूर याद रहेगी, दिल्ली में सारी लड़कियां स्मार्ट। तो D4 आपको पता चलेगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, M4 मेजर ऑफ वैल्यू, S4 स्टोर ऑफ वैल्यू, L4 लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, S4 स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये वाला जो मेरा पूरा पोर्शन है, इसमें बात करी हमने बार्टर सिस्टम क्या है और उसके ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, डिफिकल्टीज क्या क्या है। क्लियर हुआ सबको? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, मनी। अब गाइस, अब मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज कर रहे हो, तो मनी इवोल्यूशन हुई ना, मनी आनी इंट्रोड्यूस हुई। तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। मनी की डेफिनेशन क्या कहती है, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। किसी को देखा रिफ्यूज करते हुए, जो बोल देता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, सबको पैसे चाहिए, कोई रिफ्यूज नहीं करता बिकॉज इट्स लीगल। तो मनी ने क्या रोल प्ले किया, एज अ जनरली एक्सेप्टेड एंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर यू कैन से एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। आपको गुड्स खरीदना है, आपको गुड्स बेचना है, यू वांट टू सेल एंड परचेज द गुड्स and easily with the help of money you can according to your own convenient। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, जो हमें बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि मेरे को जो गुड चाहिए और जो मेरे पास गुड है वो हमारी चॉइसेस सेम है भी या नहीं। तो यहाँ पर तो पैसे हैं मेरे पास, कभी भी मैं मार्केट में जाके गुड्स को लेकर आ सकती हूँ और कभी भी मैं उसको सेल कर सकती हूँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का। इन पॉइंट्स पे बात करती हूँ। इवोल्यूशन ऑफ मनी, फर्स्ट कंसेप्ट आया था कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्क्राइब करी है, इसका मीनिंग, क्योंकि अब तो आपका सब्जेक्टिव है ही नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन लर्न होती है, आपको डेफिनेशन लर्न करने की तो नीड ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो आपके। हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कॉमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड, वो कॉमोडिटी जो आपकी जिस चीज से बनी है, सपोज उसके अंदर गोल्ड यूज हुआ है, सिल्वर यूज हुआ है या कॉपर, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है ना, तो वही तो हमारी कॉमोडिटी मनी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनिमल मनी। ठीक है, एनिमल मनी, आप अब एनिमल को, काउ को, गोट को, बफेलो को एज अ फॉर्म ऑफ मनी समझ रहे हो। आपको कुछ भी चीज लेने जानी है तो आप उसके बदले एनिमल्स उनको दे रहे हो, तो एनिमल्स यूज हो रहा है एज अ सेल एंड परचेज। नेक्स्ट मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फुल बॉडीड टोकन कॉइन या फिर इसका अनदर नेम ट्रेड कॉइन। ठीक है, फुल बॉडीड मनी क्या होती है, मैंने फिर लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू दी फेस वैल्यू। पहले समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। सपोज
500 का नोट है या 2000 का नोट है, आपने उसके अंदर वैल्यू डाली है तभी वो 500 का नोट है, उसके अंदर हमने उतनी जान डाली है, ठीक है, तभी वो उतने का नोट है। वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इक्वल्स टू द फेस वैल्यू, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यू क्या है उसकी 500। तो जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं वहां पर हमारी वो क्या होती है, फुल बॉडीड मनी। जैसे मैं बात करूं, हमारे नोट वो हो गए थे, रिमूव कर दिया था लीगल टेंडर से 500 को, ठीक है, तो अब क्या हुआ, 500,000 के नोट बंद हो गए थे ना, तो क्या हुआ था कि उनकी जितनी उनके अंदर जान डाली गई थी, अब मैं आपको 500 का नोट दूं पुराने वाला, क्या आप ले लोगे, नहीं लोगे, क्योंकि उसके अंदर जो जितनी जान डाली गई थी वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो अब खत्म हो चुकी है, उसको अब लीगली टेंडर से हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोकन कॉइन या ट्रेड कॉइन, जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, स्टोर पर्पस के लिए, परचेज पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, वो आपकी इसके अंडर आती है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको पता होगा, अगर आप अपने किसी घर में पर्सन से पूछोगे जो इन्वेस्ट करते होंगे शेयर्स वगैरह में, कि पीपल्स आजकल बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही मैंने एग्जांपल के साथ लिखा है कि क्रिप्टो टोकन, तो उसके अगेंस्ट में उनको क्रिप्टो टोकन इशू कर दिए जाते हैं, वही हमारे टोकन कॉइन मनी होती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मनी आई, फिर ये धीरे धीरे मनी के रोल होते गए, मनी ऐसे ऐसे इवोल्यूट होती गई। कैसे, हम फिर गूगल पे, पेटीएम पे डायरेक्ट तो नहीं आ गए बार्टर सिस्टम के बाद, थ्रू इन दिस प्रोसेस आए हैं। नेक्स्ट पेपर मनी, इसके अंदर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। रिप्रेजेंटेटिव, 10 रुपीज का नोट रिप्रेजेंट करता है कि वो 10 रुपीज का नोट है जिसके ऊपर इंग्रेव्ड है, लिखा हुआ है। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल जो आपकी करेंसी, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी रुपी है, एंड इजिली कन्वर्टेड विद दी अनदर कंट्रीज करेंसी, ठीक है। आपको बाहर घूमने जाना है, यूएसए जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, आप इजिली अपने रुपी को एक्सचेंज कर सकते हो, अपनी इंडिया की करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो विद दी अनदर करेंसी, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल। नेम से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट नॉन कन्वर्टेबल, भाई ऑब्वियस है, जो कन्वर्टेड है कन्वर्टेबल, जो नहीं कन्वर्टेड है उसके आगे नॉन लग जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल। अब इसका एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा देती हूँ आपको। चाइना की एक युआन करेंसी है, दे यूज दिस करेंसी फॉर देयर ओनली फाइनेंशियल सिस्टम एंड देयर गवर्नमेंट नॉट अलाउ टू यूज दिस करेंसी विद दी इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज विद दी अनदर करेंसी, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेन बता देती हूँ कि युआन करेंसी जो चाइना की है, वो उनकी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप हमारी इस करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी भी कंट्री की करेंसी से। उनकी दूसरी एक और करेंसी है जो वो अपनी एक्सचेंज के टाइम पे यूज करते हैं, लेकिन ये वाली करेंसी सिर्फ उन्होंने अपने फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रखी हुई है। तो नॉन कन्वर्टेबल, जिसमें उनकी गवर्नमेंट उस करेंसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि आप इस करेंसी को एक्सचेंज के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कैसे इवोल्यूट हुई, क्रेडिट मनी, ब्रैकेट में लिखा है मैंने बोरो अमाउंट। आपको किसी से पैसा उधार लेना है जो आप किसी को आगे फर्दर पे करने के लिए, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए, ठीक है, आपकी एक लाइबिलिटी हो गई कि आपको वो उसको रीपे करना है, तो वो कम्स अंडर दी क्रेडिट मनी। द नेक्स्ट इज एंड लास्ट प्लास्टिक मनी। लास्ट तो नहीं है, आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी इसके बाद आई है, जो हम ये अब इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफर करते हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू लैपटॉप्स, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी के अंदर आते हैं आपके डेबिट कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो जो कार्ड होता है वो हमारा प्लास्टिक की, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो प्लास्टिक भी यूज होती है, तो इसलिए उसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। तो ये सब बात करी मैंने इवोल्यूशन ऑफ मनी की। बार्टर सिस्टम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चन फॉर्म इन दोनों में से कैसे बनेंगी। अब मैं थोड़ा सा मनी का बता देती हूँ। आपसे वो पूछ सकते हैं कि मनी क्या है, इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच इज जनरली एक्सेप्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली एक्सेप्टेड मिस हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ मनी में आपका पूछ सकते हैं कि एनिमल मनी कौन सी थी, जिसमें हम एनिमल्स का यूज करते थे, गुड्स का यूज करते थे, या किस चीज का, और दो कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मेटेलिक मनी पे आ सकता है, व्हाट इज फुल बॉडीड मनी इन विच
इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू दी फेस वैल्यू। टोकन कॉइन पे आ सकता है, ठीक है, और हमारा इनमें से पूछ सकते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिली मिस्टेक जिसमें स्टूडेंट 90% स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आपकी कुछ बुक्स में इवोल्यूशन डायरेक्ट मेटेलिक से प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में लेके गई हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें। तो अगर क्वेश्चन आता है विच मनी इज कम्स आफ्टर द बार्टर सिस्टम, आप खुद देखो बार्टर सिस्टम के बाद आपको कौन सी मनी दिखाई दे रही है जो आई है, कॉमोडिटी मनी। आपको मेटेलिक आंसर टिक नहीं करना। तो सिर्फ एक यही इसमें मेजर एंड मिनी मिस्टेक जिसमें बच्चे करने के चांसेस होते हैं वो इसी क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज अब मैं आपको जब नेक्स्ट अपनी फर्दर वीडियोस में एमसीक्यूज कराऊंगी, आपसे सीरियसली गाइस कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि इस कंटेंट के अलावा कोई और कंटेंट आएगा ही नहीं। स्टिल अभी भी हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के नेम से प्रोवाइड कर दूंगी। उससे आने से पहले आप इस कंसेप्ट को अपना इतना स्मूथ कर ले कि जब मैं एमसीक्यू सोल्व कराऊं तो आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।